आज लाल चौक पर ऐसा माहौल है, कोई भी आम हिंदुस्तानी जाकर झंडा फहरा सकता है और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही ये माहौल दिया है। तो मुझे लगता है उनको तो शुक्रिया कहना चाहिए। जिस देश के गृह मंत्री से वो बात कर रहे हैं, उनके जो गुरु रहे हैं, उनके जो पूर्वज रहे हैं पार्टी के, वो अब से 30 साल पहले लाल चौक पर झंडा जाकर फहरा आए हैं। जिस ज़माने में वहाँ पर चारों तरफ गन बंदूकों का साया होता था और दिन रात वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लगे होते थे। तमाम लोग वहाँ पर झंडा नहीं फहरा सकते थे, किसी में इतनी हिम्मत, हैसियत और औकात नहीं थी कि लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहरा दे। उस जमाने में जाकर इस देश के अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जाकर वहाँ झंडा फहरा कर आ गए हैं। मुझे लगता है एक आदमी जो पूरे जीवन में 52 साल तो सिर्फ इटली घूमा है, पहली बार इस देश में 3000 किलोमीटर घूम के सारे देश को चैलेंज देता फिर रहा है। इस देश का हर एक बच्चा जो इस देश में पैदा हुआ है, पला बड़ा है, गरीब परिवार से आया है, इस देश में घूमा ही है वो। मुझे लगता है राहुल गांधी को घूमने की जरूरत है। 3000 किलोमीटर से कुछ नहीं होगा, अभी और यात्रा करें। राहुल गांधी नकल तो करने की कोशिश करते हैं, या आजकल की जो लोग हैं या आजकल की जो कांग्रेस है, लेकिन वो नकल में भी अकल लगाते नहीं है और प्रधानमंत्री की कॉपी करने के चक्कर में हर चीज का गुड़ गोबर कर देते हैं। शुरुआत में लाल चौक पर झंडा फहराना कोई जरूरी नहीं था, फहरा भी नहीं रहे थे। जब देखा कि देश में प्रेशर हुआ है और प्रधानमंत्री पहले ही वो काम 30 साल कर चुके हैं, तो फिर चले गए झंडा फहराने। योगेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल्स की तरह काम करते हैं। ये जहां भी विपक्षियों का बंटाधार करना होता है, वो ये वहीं मिलेंगे आपको। किसान आंदोलन था, ये सबसे अग्रणी भूमिका में थे। वो अलग बात है कि लोगों ने इनको भगाया वहाँ से। पूरी यात्रा में कहीं पर भी ना बेरोजगारी की बात हुई है, ना तमाम चीज़ों की बात हुई है, ना सुरक्षा की बात हुई है। अगर बात हुई है तो इस देश को तोड़ने की। बेशर्मी यहाँ पर भी कांग्रेस ने ये करी कि नेशनल फ्लैग से ऊंचा कटआउट राहुल गांधी का लगा दिया। इनको, इस परिवार को लगता है कि ये इस देश में भगवान से, तिरंगे से, कॉन्स्टिट्यूशन से, राष्ट्रभूमि से, राष्ट्र की भावना से, राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से सबसे बड़े हैं। इनके इसी अहंकार ने इसकी छठी, पांचवी, छठी जनरेशन को पैदल चला के रखा हुआ है 3000 किलोमीटर, और कोई कुछ नहीं बदला है। मेरी शुभकामनाएं 3000 किलोमीटर चलने के बाद कुछ आया हो या ना आया हो, लोगों की समझ तो थोड़ी आ गई होगी कि, या ये यूं कहिए कि थोड़ा एरिया समझ गए होंगे। राहुल गांधी अब इतना तो जानते होंगे कि भाई यूपी, हरियाणा ये सब मिले हुए हैं, दिल्ली बीच में पड़ता है, शायद ये तमाम चीज़ें तो जान ही जाएंगे। तो इटली जब जाएंगे मामा जी के घर, कुछ बता पाएं या ना बता पाएं, डेमोग्राफी तो हिंदुस्तान की बता सकते हैं। एक नेता के लिए इतना तो कम से कम जानना ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आजकल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसको लेकर सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर तो तय है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से कश्मीर तक पहुँच चुकी है, कश्मीर में उन्होंने लाल चौक पर झंडा फहराया है, जिसके बाद से ये लगातार राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिवम त्यागी जी। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। ये बताइए सर, क्या लगता है, पहले तो अमित शाह को चुनौती मिलती है कि अगर अमित शाह बोलते हैं कि कश्मीर में कोई डर नहीं है, तो वो यहाँ पर पैदल मार्च करके दिखाएं। इस चुनौती को किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं इस चुनौती को किसी भी तरीके से नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जिस अमित शाह से वो बात कर रहे हैं, जिस देश के गृह मंत्री से वो बात कर रहे हैं, उनके जो गुरु रहे हैं, उनके जो पूर्वज रहे हैं पार्टी के, वो अब से 30 साल पहले लाल चौक पर झंडा जाकर फहरा आए हैं। जिस ज़माने में वहाँ पर चारों तरफ गन बंदूकों का साया होता था और दिन रात वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लगे होते थे। तमाम लोग वहाँ पर झंडा नहीं फहरा सकते थे, किसी में इतनी हिम्मत, हैसियत और औकात नहीं थी कि लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहरा दे। उस जमाने में जाकर इस देश के अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जाकर वहाँ झंडा फहरा कर आ गए हैं। आज 370 हट गया है, कश्मीर में शांति है। अगर वहाँ कोई पाकिस्तान का झंडा फहराएगा तो उसको उसी की भाषा में वहीं गाड़ दिया जाएगा। कोई कर नहीं सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरीके से चीज़ों को बेहतर किया है, लोगों को बदला है। तो आज राहुल गांधी क्या, प्रियंका गांधी क्या, मैं तो कहता हूँ उनसे छोटी जनरेशन जो उनके खानदान में, वो भी जाकर वहाँ फ्री होकर घूम सकती है, क्योंकि ये सब इसी सरकार ने इसी माहौल को बनाया है और दिया है। और जहाँ तक चैलेंज की बात है, मुझे लगता है एक आदमी जो पूरे जीवन में 52 साल तो सिर्फ इटली घूमा है, पहली बार इस देश में 3000 किलोमीटर घूम के सारे देश को चैलेंज देता फिर रहा है। इस देश का हर एक बच्चा जो इस देश में पैदा हुआ है, पला बड़ा है, गरीब परिवार से आया है, इस देश में घूमा ही है वो। मुझे लगता है राहुल गांधी को घूमने की जरूरत है। 3000 किलोमीटर से कुछ नहीं होगा, अभी और यात्रा करें। अच्छा सर, इस पर क्या कहेंगे? पहले कहीं ना कहीं लोग अब टिप्पणी कर रहे हैं और कांग्रेस का ही ये कहना था कि ये आरएसएस का एजेंडा है, कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराना आरएसएस का एजेंडा है, और अभी राहुल गांधी फहरा कर आए। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप?
आपने वो स्टूडेंट देखे होंगे जो नकल करते हैं हर चीज़ की। एक होता है फ्रंट बेंचर जो हमेशा हर चीज़ में टॉप करता है, एक होता है उसके जस्ट पीछे वाला जो हर चीज़ में उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से जो स्कूल टीचर है, जो क्लास टीचर है, उसको थोड़ा सा खुश कर सकूं, प्लीज़ कर सकूं। तो उस चीज़ में वो क्या करता है कि तमाम चीज़ों में नकल करने की कोशिश करता है। राहुल गांधी नकल तो करने की कोशिश करते हैं, या आजकल की जो लोग हैं या आजकल की जो कांग्रेस है, लेकिन वो नकल में भी अकल लगाते नहीं हैं और प्रधानमंत्री की कॉपी करने के चक्कर में हर चीज़ का गुड़ गोबर कर देते हैं। एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जब रैली कर रहे थे तो उनके काफिले से एम्बुलेंस निकली। पहले उन्होंने गाली दी, सारे कांग्रेस वालों ने, ये देखिए ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, एसपीजी में एम्बुलेंस निकल नहीं सकती। उनकी जो जितने भी उनके गैंग के लोग हैं, गैंग लीडर हैं और जो सो कॉल्ड कथित न्यूज़ स्टेटर्स हैं, उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। अगले दिन भारत जोड़ो यात्रा में से भी एम्बुलेंस निकल रही थी। ऐसा क्या है, मतलब पहले गाली देते हो फिर कॉपी करने की बात करते हो। शुरुआत में लाल चौक पर झंडा फहराना कोई ज़रूरी नहीं था, फहरा भी नहीं रहे थे। जब देखा कि देश में प्रेशर हुआ है और प्रधानमंत्री पहले ही वो काम 30 साल कर चुके हैं, तो फिर चले गए झंडा फहराने। एक दिन पहले तक जो लोग इस बात को डिफेंड कर रहे थे, उनके जो वो सोशल मीडिया के कथित चिंटू हैं कि नहीं लाल चौक पर कोई ज़रूरत नहीं है झंडा फहराने की, अगले दिन उनकी लाइन बदल गई कि ये देखिए हमने भी फहरा दिया। ये कोई कंपटीशन नहीं है कॉपी करने का। अगर आपके पास अपने कुछ ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, आप उन पर काम कीजिए, देश को अपने तरीके से जो बताना दिखाना चाहते हैं वो दिखाइए। लेकिन आज लाल चौक पर ऐसा माहौल है, कोई भी आम हिंदुस्तानी जाकर झंडा फहरा सकता है और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही ये माहौल दिया है। तो मुझे लगता है उनको तो शुक्रिया कहना चाहिए। अच्छा, आपने माहौल की बात की, इसी पर आपसे एक सवाल बनता है। शिवम त्यागी जी, क्या लगता है, योगेंद्र यादव भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पर डर है ही नहीं। इस डर को किसने खत्म किया है? और अब कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया है कि यहाँ अब डर है ही नहीं, यहाँ पर कोई भी फ्री घूम सकता है। योगेंद्र यादव ने कहा है। देखिए, मुझे लगता है कि योगेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल्स की तरह काम करते हैं। ये जहाँ भी विपक्षियों का बंटाधार करना होता है, वो ये वहीं मिलेंगे आपको। किसान आंदोलन था, ये सबसे अग्रणी भूमिका में थे। वो अलग बात है कि लोगों ने इनको भगाया वहाँ से। फिर उसके बाद अब ये भारत जोड़ो यात्रा, तो इसके शिल्पकार भी यही हैं। इसके अलावा तमाम जो छोटी मोटी दिक्कतें कहीं पर भी देश में होती हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर भी हैं, तो ये सबसे पहले जाके उसको धरने को हैक कर लेते हैं और फिर उसके शिल्पकार और उसके पूरे एकदम संचालनकर्ता बन जाते हैं। और इस देश की जो जनता है उसको इनके चेहरे से नफरत है, तो इनको देखते ही इनको जो है, जैसे ये योगेंद्र यादव हुए, मेधा पाटकर हुई, तमाम ये लोग हुए, इन्हीं को तो कहा था इस देश के प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी। इनको देखते ही देश की जनता का खून खोल जाता है और जो थोड़ा बहुत सक्सेस उस काम में होता है वो भी खत्म हो जाता है। इन्होंने तो कहा था ना, वो अखिलेश यादव के उसमें चुनाव से पहले जब ये किसान आंदोलन में थे, कि मैं तो पिच क्यूरेटर हूँ, मैं सिर्फ पिच बना सकता हूँ, उस पर मिट्टी डाल सकता हूँ, घास डाल सकता हूँ, लेकिन मैं खेल तो नहीं सकता। खेलना तो अखिलेश यादव को ही था, वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता का एक दायरा होता है, एक क्रेडिबिलिटी होती है। अगर वो किसी चीज़ को एक ज़माने में, मैं अभी आपसे पहले की बात कर रहा हूँ, जब वो किसी चीज़ को सरकार के सामने रखते थे तो उसका एक क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस हुआ करता था। ये ऐसे किराए के समाजवाद वाले हैं, ऐसे किराए के समाज सेवी हैं कि इनको जो चाहे अपना पॉलिटिकल एजेंडा सर्व करने के लिए बुला लेता है। दूसरी एक और बात है कि सफ़ेद कुर्ता पहन के लोगों में घूमने की आदत हो गई है, सेल्फी लेने की आदत हो गई है, तो अब घर में तो रहा नहीं जाता कि पढ़ के अपनी 4 नॉलेज बढ़ाएं, चीज़ें करें। अब आंदोलन तो करना ही है, तो जो भी बुलाता है वो वहीं चले जाते हैं। आजकल तो मुझे सुनने में आया है कि मतलब गली में कोई नाली खराब हो गई, उसके लिए धरना करना है तो योगेंद्र यादव को बुला लो, तो एटलीस्ट मीडिया तो आ जाएगा उनकी साइड का, और तमाम इस तरह की चीज़ें। मुझे लगता है कि इस ज़माने में शायद ये देश उनको उतना सीरियसली लेता था, उनका शायद कोई क्रेडिबिलिटी होगी, लेकिन अब उनको सब देख रहे हैं जिस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को देश विरोधी, देश को तोड़ने वाले हर एक एजेंडा में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया और देश को अनारकी, अराजकता वाले माहौल में ले जाने में जो काम इन्होंने किए, अब जनता इनको बहुत ज़्यादा क्रेडिबल नहीं मानती। अच्छा, देखने वाली ये बात होगी। शिवम जी, ये भी बताइए, जिस तरीके से अभी यात्रा चल रही है उस पर ये बात सामने आई है, राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ट्वीट कर दिया वहाँ पर झंडा फहराकर कि अब नफरत खत्म हो जाएगा, मोहब्बत की शुरुआत होगी। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी का यही शायद से एजेंडा है। उन्होंने कई बार ये कह दिया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने के लिए निकले हैं। बेरोजगारी, महंगाई और नफरत फैला दिया गया, यानी कि केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हैं। इस पर क्या कहेंगे?
पूरी यात्रा में कहीं पर भी ना बेरोजगारी की बात हुई है, ना तमाम चीज़ों की बात हुई है, ना सुरक्षा की बात हुई है। अगर बात हुई है तो इस देश को तोड़ने की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जॉर्ज पुनैया, फादर पुनैया जो कहते हैं कि मैं चप्पल पहनकर चलता हूँ इस धरती पर क्योंकि मेरे इस गंदी ज़मीन से मेरे पैर गंदे ना हो जाएं। उसके साथ ही ये फ़ोटो खिंचवा कर इलू इलू कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने ही कहा कि सेना पिट रही है। उसके बाद इन्होंने ही तमाम तरह की चीज़ें कही। महाराष्ट्र पहुँचे तो सावरकर को गाली देने लग गए। फिर उससे आगे आए तो मतलब हर जगह कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है। कोशिश इनकी शायद रही होगी कि राहुल गांधी का इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है, जो नेता बनने की एक वो है, चाह है पिछले 52-55 साल से, वो शायद पूरी हो जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। आप मुझे एक चीज़ बताइए, 55 साल के एक व्यक्ति के पास यात्रा करने के लिए और यात्रा को चमकाने के लिए क्या सिर्फ हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन लेना ही काफ़ी है? मतलब ये क्या रेलेवेंस है? इस हिसाब से तो हमारे जो देश में हज़ारों हज़ार साल पुराने योगी हैं वो -50-60 में वहीं रहते हैं, उनको ही प्रधानमंत्री बना दो। इसका कोई तर्क नहीं है। आपके पास फाउंडेशन क्या है, आपके पास प्लान क्या है, आपके पास बेरोजगारी से लड़ने का प्लान क्या है, आपके पास चाइना से लड़ने का प्लान क्या है, आप इस देश को क्या देंगे? और अगर आप कहते हैं कि हम कर देंगे, तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं कर देते? राजस्थान में बेरोजगारी दर इस देश की सबसे ज़्यादा है, कुछ नहीं कर पाते हैं आप। बलात्कार के मामले में राजस्थान सबसे टॉप पर है, क्यों नहीं कर लेते आप इसमें? इस तरह की मैं कहूँगा बकवास करने का कोई लॉजिक नहीं है। एक दिन जयराम रमेश से किसी पत्रकार ने पूछ लिया था कि सर आप महंगाई की बात करते हैं और आपके हिमाचल में जो सरकार आई है उसने आते ही 3 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे अनपढ़ लोग जो हैं तुरंत पत्रकार को कहते हैं मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुख्यमंत्री से पूछो। अरे मुख्यमंत्री बना के तुम भेजते हो तो जवाब दो ना। फिर आधी अधूरी तैयारी, देश के बारे में समझ कम होना, तमाम चीज़ों की वो बात जो व्यक्ति जीवन भर, जिस आदमी के लिए जीवन भर देश में या देश से बाहर 100 किलोमीटर चलने के लिए भी चॉपर होता था, वो आज जो है हवाई चप्पल पहनकर अधनंगा घूम रहा है सिर्फ इसलिए कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। ये देश ऐसा है नहीं। आपको यहाँ रहना पड़ेगा, फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा और शायद उसके बाद अगर लोगों को पसंद आ पाते हैं तो ज़रूर प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी तो ये फिलहाल सपना ही लगता है। अच्छा, आपके हिसाब से सपना लगता है, देखने वाली बात होगी। ये भी बताइए शिवम जी, उन्होंने कहा है कि पहले जम्मू कश्मीर के लोग व्यापार करते थे, अब शायद से उन्होंने कश्मीर के लोगों पर निशाना साधा है कि यहाँ पर जो जनता है अब व्यापार जो है वो बाहर से होता है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और जिस तरीके से पहले डर का माहौल था, अभी कहीं ना कहीं जनता कह रही है कि अभी सुरक्षा बढ़ाई गई है और उसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ की जनता दे रही है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, मैं एक चीज़ तो कहना चाहता हूँ कि मेरी इस देश की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से और ख़ासतौर पर टूरिज़्म मिनिस्टर हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है कि योगेंद्र यादव, राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, इन लोगों को जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। जिस तरीके से ये वहाँ जाकर लाल चौक पर जाकर वीडियोस बना रहे हैं, हर्षोल्लास का माहौल है, बड़ी खुशी का माहौल है, बड़ा आनंद का माहौल है और बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई डर नहीं है। तो ये तो प्रचार ही कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की पीस का, हारमनी का, सिक्योरिटी का। ये दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो इन तीनों को तो बिल्कुल विद इमीडिएट इफेक्ट वहाँ पर टूरिज़्म का एम्बेसडर नियुक्त करना चाहिए। और ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। और जिस तरीके से ये कसीदे पढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और वहाँ की सिक्योरिटी की, तो ये तो बेहतर ही बात है। मुझे लगता है कि हाँ, ये सच है। अब वहाँ पर दंगा नहीं है, हंगामा नहीं है। टारगेट किलिंग का विषय ज़रूर कुछ वहाँ पर रहा, लेकिन धीरे धीरे सरकार उसको भी काउंटर कर रही है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो अब वहाँ पर रोज़गार है, टूरिज़्म ऑल टाइम हाई गया है। और मेरे जितने भी वहाँ पर दोस्त हैं वो लोग खुद कहते हैं कि जिन कमरों को शायद 500 रुपये में भी कोई रेंट पे नहीं लेता था, वो आज 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार में जाते हैं, क्योंकि टूरिज़्म इतना ज़्यादा बढ़ा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें सारी बदली हैं। पुराने की अगर मैं बात करूं कि पुराना कश्मीर कैसा था, तो इस देश ने देखा है हर दूसरे दिन वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा होना आम था, आग लगना आम था, लाल चौक पर हंगामा होना आम था। अब वो सब वहाँ नहीं होता है। अब अगर वो सब वहाँ नहीं होता है, चीज़ें सुधरी हैं, उसकी तारीफ हो रही है, और तारीफ कौन कर रहा है? विपक्ष के नेता। तो उनको तो टूरिज़्म एम्बेसडर बनाना ही चाहिए। और बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हाँ, आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा लगता है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरे तरीके से हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। और जितने तिरंगे, झंडे और तमाम चीज़ें वहाँ पर हमने देखी वो बेहद शानदार थे। लेकिन बेशर्मी यहाँ पर भी कांग्रेस ने ये करी कि नेशनल फ्लैग से ऊंचा कटआउट राहुल गांधी का लगा दिया। इनको, इस परिवार को लगता है कि ये इस देश में भगवान से, तिरंगे से, कॉन्स्टिट्यूशन से, राष्ट्रभूमि से, राष्ट्र की भावना से, राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से सबसे बड़े हैं। इनके इसी अहंकार ने इसकी छठी, पाँचवीं, छठी जनरेशन को पैदल चला के रखा हुआ है 3000 किलोमीटर, और कोई कुछ नहीं बदलाया। लेकिन इनको ये जो इनका जो ये फील है, ये जो एरोगेंस है, इसको थोड़ा नीचे लाने की आवश्यकता है। क्योंकि
तिरंगे से ऊंचा कौन हो सकता है? इंसान जब तिरंगे को सलाम करता है तो ऊपर देखता है। अजब तरह की इनकी कहानी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा मेरी शुभकामनाएं 3000 किलोमीटर चलने के बाद कुछ आया हो या ना आया हो, लोगों की समझ तो थोड़ी आ गई होगी कि, या ये यूं कहिए कि थोड़ा एरिया समझ गए होंगे। राहुल गांधी अब इतना तो जानते होंगे कि भाई यूपी हरियाणा ये सब मिले हुए हैं, दिल्ली बीच में पड़ता है, शायद ये तमाम चीज़ें तो जान ही जाएंगे। तो इटली जब जाएंगे मामा जी के घर, कुछ बता पाएं या ना बता पाएं, डेमोग्राफी तो हिंदुस्तान की बता सकते हैं, एक नेता के लिए इतना तो कम से कम जानना ही चाहिए। ठीक है, आपसे अंतिम सवाल। राहुल गांधी कहते हैं, उमर अब्दुल्ला कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि अगर बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बीजेपी ये महसूस करती है कि जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो यहाँ चुनाव करा के देखें, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या टिप्पणी, कुछ अंतिम शब्दों में बयान दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चुनाव कब होना है, नहीं होना है, गृह मंत्रालय का विषय है। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ की सुरक्षा और वहाँ की तमाम चीज़ों का ध्यान रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अपने 58 साल के शासन में 91 राज्यों की सरकार को, गैर कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को रातों रात राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। खुद इंदिरा जी ने 10 बार लगाया। नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट सत्ता में हैं और उन्होंने अभी तक कहीं पर भी ऐसा नहीं किया। और जहाँ तक बात जम्मू एंड कश्मीर की है, उसका एक विषय था कि हमें सिक्योरिटी और तमाम चीज़ों को कवर करना था, क्योंकि हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था। सरकार असेस करे, जहाँ पर सेनाएं हैं वो असेस करें कि जब वहाँ से वोटर निकलकर बूथ तक जाएगा तो उसको मारा पीटा नहीं जाएगा, उसको, उसकी जान को खतरा नहीं है। चुनाव के बाद जो इलेक्टेड सरकार आएगी उसकी इंश्योरिटी होगी कि वो वहाँ पर इस सुरक्षा को जो अभी है इसी को कंटिन्यू करेगा। आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर के जो पंडित हैं उनका जो है उनको रिलोकेट करना है, वहाँ पर वो लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उनकी भी सिक्योरिटी की एक जिम्मेदारी है। वो होता है ना, क्या मुझे सही से समझ नहीं आ रहा है कि वो किसी बेवकूफ़ के हाथ में इम्पॉर्टेंट घर की चाबी नहीं दे सकते कि वो पता नहीं किस तरीके से उसको चलाएगा। महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि ये एक लोकतांत्रिक देश है। राज्य जब पूर्ण मजबूत स्थिति में होगा तो उसके लिए मुख्यमंत्री भी ऐसा ही होना चाहिए जिसकी जो चाबी है वो हिंदुस्तान की तरफ हो, पाकिस्तान की तरफ ना हो। अभी तो फिलहाल क्या है कि चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, पाकिस्तान का ही राग अलापते हैं, रोज़ कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। हमने बिना बात करे उन्हें उनकी औकात बता दी है जिस तरीके से। उसके बाद हमें अपनी सुरक्षा और अपनी सीमा को मजबूत रखना है और उसके लिए केंद्र सरकार को जो भी कदम लेना है वो लेगी और हमेशा लेती आई है। मुझे लगता है इनके कहने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। और जम्मू कश्मीर ही क्या, हिंदुस्तान में बाकी और भी राज्य है, वहाँ भी जीत लो, जमानत तो जब्त हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 400 सीटों के राज्य में 2 तो सीटें नहीं आती, जम्मू कश्मीर में जाके कौन सा झंडा गाड़ लेंगे? ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं, पता उनको भी ये सीटें कहीं आनी नहीं है। अभी 9 राज्यों में चुनाव है, 2013 में समझ में आ जाएगा कितना क्या होने वाला है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। केंद्र सरकार तमाम फोर्सेस से बात करके, चीज़ें करके, असेस करके कि हालात क्या हैं सुरक्षा के, उसके बाद ज़रूर चुनाव कराएगी। इस देश में चुनाव होने ही हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, कोई भी नेता रहा हो, अंततः चुनाव ही एकमात्र जगह है जिससे पता चल सकता है कि जनता किसकी तरफ है, और ये आगे भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवम जी, आपने बहुत बारीकियों से सभी सवालों के जवाब को दिया। देखिए, शिवम त्यागी जी का यही कहना है कि अभी जिस तरीके से भारत की सुरक्षा, खास तौर पर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की बात हो रही है, तो जनता यही कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से ये हो पाया है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहराया, उसको लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, यही बात सामने आ रही है। इसका श्रेय जनता किसको देगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।